हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई एम गुलवीन। तो आज हम करेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर से हम प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 2019 का है, जो कि हमारे अभी जो पिछले ईयर ही जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे ये तब का है। तो हम आज की जो अपनी वीडियोस में है तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही हमारे पास बिल्कुल कम टाइम रह गया है। तो हमें क्या अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमेशा तैयार रखने चाहिए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा पैटर्न कैसा है एग्ज़ाम का, वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी डीपली से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका होता है। तो हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने स्टडी लेवल की या फिर जो हमारे स्कूल लेवल की है, कॉलेज लेवल की है, तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से एग्ज़ामिनर जो होता है वो किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हर रोज़ मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे नेट के, तो उसके ऊपर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के हमारे एग्ज़ाम हैं तो मैं वो करवाऊंगी। और साथ के साथ आप बहुत अच्छे से करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन से, बिल्कुल थ्योरेटिकल से आपको हर एक चीज़, ऑप्शन के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगी कि क्या चीज़ कैसे हुई है, ये ऑप्शन कैसे हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले जो हमारे नेट के जो एग्ज़ाम होते थे वो 3 होते थे, लेकिन अब तो क्या है 2 ही होते हैं। तो जो फर्स्ट होता है वो हमारा 100 का होता है, जो हमारा, लेकिन जो सेकंड होता है वो हमारा 200 का होता है, यानी कि 200 का होता है। तो हमें अब उसके हिसाब से तैयारी करनी है, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। तो जितना हो सके आप मॉक टेस्ट कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर कीजिए, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनको हमें एक बार अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यद्यपि जो नौकरी का मूल्यांकन और निष्पादन मूल्यांकन घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी वो एक जैसे नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है। तो ये हमारा बेसिकली जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो सेकंड हमारा क्या है कि नौकरी के मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो पारिश्रमिक और अन्य संगत लाभों को क्या होना है, तय करना है। तो इसमें हमें क्या बताना, उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो इन दोनों में से बताना है। आप इनमें प्लीज़ पजल मत होइए। जो ये ऑप्शन देते हैं ना, ये कि आर सही है या आर की सही व्याख्या नहीं करता है, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन में या तो उसकी डेफिनेशन दी होती है या उसके बारे में कुछ चीज़ दी होती है जो उससे पहले हुई होती है। तो उसी को तो हम कहते हैं, अगर कोई चीज़ हमारी पहले घटित हुई होती है तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये इसकी सही व्याख्या करता है। लेकिन अगर वो चीज़ हुई नहीं है तो उसमें क्या कहते हैं कि भी इसकी व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है तो दोनों सही है, एक सही है क्या गलत है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये चीज़ें होती हैं इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कथन 1 एंड सेकंड दोनों सही हैं, बी 1 और 2 दोनों गलत हैं, थर्ड एक सही है लेकिन सेकंड गलत है, एंड फोर्थ एक गलत है लेकिन सेकंड सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये दोनों ही हमारे जो हैं, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कथन ए और कथन 2 सही है। कैसे, आप एक चीज़ देखिए कि नौकरी का जब हम मूल्यांकन यानी कि एवेल्युएशन किया जाता है तो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं ना, लेकिन एक जैसे नहीं होते। बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रखा है कि नौकरी के मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है तो पारिश्रमिक और अन्य संगत लाभों को तय करना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये तो नहीं है ना कि भी हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमें कितना परिश्रम करना है, उनसे लाभ जो हमारे बेनिफिट होते हैं उनको हम टोटल या फिर उनका टारगेट लेके ही नहीं चलते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसके ऑप्शन क्या है, दोनों ही हमारे सही हैं। तो हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट, तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कर प्रावधान में धारा 37(1) के अंतर्गत कटौती की अनुमति उन व्ययों के लिए दी जाती है जो फर्स्ट राजस्व हो, सेकंड पूंजीगत हो, थर्ड राजस्व और पूंजीगत क्या हो, दोनों हो, और डी
आस्थगित राजस्व व्यय हो। तो जो हमारे टैक्स से पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारे टैक्स के जो रूल्स हैं उसमें जो हमारी 37A की जो अकॉर्डिंग जो धारा है, जो उसके अंदर सेक्शन है, उसके अंतर्गत जितनी भी कटौती की अनुमानित एमिंग, जितने भी हम अनुमान से रिलेटेड जो व्यय होते हैं वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, राजस्व होती है। तो हमारा जो फर्स्ट जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्रियाकलापित आधारित लागत आवंटन के निम्नलिखित चरण होते हैं। फर्स्ट, मुख्य कार्यकलाप की पहचान। सेकंड, लागत राशि का संग्रहण। थर्ड, कार्यकलाप लागत अभिप्रेरकों का विनिश्चय करना। डी, कार्यकलाप लागत अभिप्रेरणों की गणना करना। कार्यकलाप की लागत उत्पादों को परिभाषित करना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमारे कार्यकलाप आधारित लागत आवंटन में जो चरण होते हैं, ये जो है स्टेप हैं जो हमारे लागत आवंटन के हमने बीकॉम या एमकॉम में भी पढ़ा है। तो हमें हर चीज़ बहुत डीपली से क्वेश्चन पूछती है। हमारे जो एनटीए है वो बहुत ही डीपली से क्वेश्चन पूछती है। तो जो हमारा थर्ड का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कार्यकलाप लागत अभिप्रेरकों का विनिश्चय करना। तो ये क्या है, इसके स्टेप्स के अंदर आता है। तो ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 मदों का समांतर माध्य 50 है। यदि प्रत्येक मद में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया समांतर माध्य क्या होगा। अगर 10 मदों का अगर समांतर माध्य है 50 है, लेकिन प्रत्येक मद में कितना की वृद्धि की जानी चाहिए, सिर्फ 5 की वृद्धि करनी चाहिए, तो समांतर माध्य हमारा क्या होगा। तो हमारा समांतर माध्यम क्या होगा, 55 होगा। उसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन है, इनमें से हमें क्या करना है, इनको मिलाना है कि इनमें कौन सी चीज़ इनके साथ मिलती है। तो फर्स्ट हमारा साइबर जो अपराध है वो किसके अकॉर्डिंग है, क्या चीज़ है वो। तो हमारा फिफ्थ है, जो साइबर जो अपराध है वो क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के रिलेटेड होता है। जो हमारा साइबर होता है वो, अच्छा, जो क्रेता अधिनियम जो होता है वो क्या होता है, क्रेता सावधान जो नीति अधिनियम होता है वो होता है हमारा वस्तु बिक्री से रिलेटेड होता है। एक बार आप फटाफट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी क्यों होता है और कैसे होता है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी कि सी। और उसके बाद हमारा बिल की अस्वीकृति क्या होती है, बिल की जो हमारी अस्वीकृति होती है वो क्या होती है, प्राक्रमिक लिखित अधिनियम। उसके बाद हमारा फोर्थ है 100 और प्रतिलिपि अधिकार। इसका हमारा है बच का कौन सा, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। अब एक चीज़ देखिए, जो हमारा साइबर जो अपराध है वो टेक्नोलॉजी अधिनियम ही तो है। अब एक चीज़ देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है, कुछ भी होते हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो किसी थीफ्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, थीफ होते हैं उनको पकड़ा जाता है, चोरों को पकड़ा जाता है। किसके अकॉर्डिंग के जाते हैं, साइबर अपराध जो होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो उन चीज़ों को हम किसी भी चीज़ को ट्रेस नहीं कर सकते, तो उनका पता नहीं लगाया जा सकता। तो टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत ही मदद करती है, और चीज़ तो है ही नहीं इसमें। सेकेंड हमारा क्रेता आ गया ना, इसमें क्रेता से रिलेटेड है, तो क्या होगा, वस्तु बिक्री अधिनियम। जब अगर वस्तु की बिक्री होगी तभी तो क्रेता संविधान रीति है, ठीक है। थर्ड है बिल की अस्वीकृति, हमारा प्राक्यम्य लेकिन अधिनियम। और 100 और प्रतिलिपि हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। उसके बाद है हमारा 6th क्वेश्चन है, हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एक्स जो है 55 वर्ष से व्यक्ति है जिसकी कुल सकल जो आय है वो 3,50,000 है, एंड 2018 और 19 के मूल्यांकन वर्ष के लिए देयता क्या होगी। तो उसकी जो देयता राशि होगी वो क्या होगी, 2,580। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली ही क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद है हमारा 7th, सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम है वो 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। जो हमारा सूचना का अधिकार होता है, यानी कि जो भी हमारा राइट होता है एक सूचना का, तो वो क्या होता है, 2005 के अनुसार पूछा उसने, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपके 2005 के अकॉर्डिंग पूछा उसने, किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है। तो वो कौन सा सूचना का अधिकार है जो इसकी जो 2005 के अनुसार जो भी सूचना का अधिकार की जो भी डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है।
फर्स्ट है यात्रा देने की, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई आंकड़ा सामग्री, सेकंड, थर्ड फाइल टिप्पणी, और फोर्थ हमारा क्या है, प्रीपत्र। तो सेवन्थ में हमारा जो सी है वो क्या है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारा सूचना का जो अधिकार था 2005 के अनुसार जो यात्रा देने का, वो भी इसके अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो आंकड़े में जो सामग्री रखी जाती है वो भी 2005 के अनुसार जो एक राइट मिला हुआ है सूचना का, इन्फॉर्मेशन का, तो वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आता है। और प्रीपत्र भी होता है, लेकिन सिर्फ एक क्या होता है, फाइल टिप्पणी जो होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। उसके बाद हमारा 8, निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखा जाता है। इसमें पूछा गया है कि या फिर कोई वस्तु हो, कौन सी ऐसी वस्तु होती है और कौन सी ऐसी सर्विस होती है, कौन सी ऐसी गुड्स होती है जिसको एक टैक्स से क्या होता है, बाहर होता है, मीन जिस पर क्या होता है, टैक्स नहीं दिया जाता है। तंबाकू उत्पादन पर हम टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, देते हैं ना, तंबाकू उत्पादन पर टैक्स देते हैं, खाद्य तेल पर भी हम टैक्स देते हैं, बीमा होता है उस पर भी टैक्स होते हैं, लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम उत्पाद होता है उस पर हम टैक्स नहीं देते हैं। कभी देखा है कि हम पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं? पेट्रोल के ऊपर अगर टैक्स देगा तो सिर्फ पेट्रोलियम, जहाँ से हम पेट्रोल पंप होते हैं, जो भी उनके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, सिर्फ वही टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते हैं। सो क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, टैक्स पे नहीं किया जाता। इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ओनर हो, या फिर पेट्रोल की कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स क्या होती है, नहीं लेती है। सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही लेती है, अदरवाइज नहीं लेती है। तो 9th हमारा है, उपभोक्ता का कौन सा ऐसा व्यवहार है जो निम्नलिखित कार्यकलापों में शामिल नहीं होता है। आई मीन जो एक कंज्यूमर होता है उसका ऐसा कौन सा बिहेवियर होता है। फर्स्ट है प्राप्ति, सेकंड है उपभोग, थर्ड अभिविन्यास एंड उत्पाद। तो देख लीजिए आप, इनमें से बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। तो सेकंड हमारा क्या है, उत्पाद, ठीक है ना, कि जो उपभोक्ता का जो व्यवहार था, प्राप्ति में भी उपभोग में भी होता है अभिविन्यास, लेकिन जो होता है प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता है। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता होता है कि जो भी हमने कोई भी वस्तु जो प्रोडक्ट की है, जो हम बेच रहे हैं, उसका उपभोग करना होता है, उसको प्राप्त करना भी होता है। कोई भी वस्तु बिकी है तो उसको प्राप्त भी करेगा, वो लेने जाएगा तो उस वस्तु को प्राप्त तो करेगा ना। सेकेंड है उपभोग, अगर वो वस्तु से मिल गई है तो उसका उपभोग भी करेगा। थर्ड अभिविन्यास, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो एक प्रोडक्शन ही फैक्ट्री करती है भाई, ये तो एक जो प्रोडक्ट वाली वही बात है भाई, जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है किसी प्रोडक्ट का, तो वो होता है। लेकिन जो कंज्यूमर क्या होता है, उस प्रोडक्शन को, कि जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसका यूज़ करना होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर होगा डी, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। उसके बाद हमारा है 10th क्वेश्चन। तो हमारा 10th क्वेश्चन है कि इसमें भी क्या करना है, ये जो सूची दी गई है हमारी 2, तो इनका क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो फर्स्ट क्या है, राजकोषीय जो मौद्रिक और औद्योगिक जो नीति होती है उसका मिलान करना है हमें। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है कि हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, मैं एक मिनट आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, हाँ ऐसे। तो हमारा 10th क्वेश्चन चल रहा है। तो 10th जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं हम। राजकोषीय जो मौद्रिक नीति है, फिर जो औद्योगिक नीति होती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व में तो ये नहीं आती है, हिताधिकारी हित समूह भी नहीं होता है, और उसके बाद है हमारा व्यवसाय के नैतिक आचार भी। लेकिन आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग आती है, हमारी इसके अकॉर्डिंग आती है। आई मीन जो हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक राजकोषीय मौद्रिक औद्योगिक जो नीतियाँ होती हैं वही तो होती हैं जो हमारी इकोनॉमिक के लिए तैयार की जाती है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। जब हमारे राजकोषीय मौद्रिक होते हैं, जब वो ये नीतियाँ बनाते हैं, ये जो पॉलिसी तैयार करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है, घटती है, उसी के अकॉर्डिंग तो होती है ना कि हमारी इकोनॉमी कब बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकेंड है अनेक हितधारकों के प्रति सामाजिक दायित्व। तो हमारा जो 10th है जिसका आंसर है वो हमारा डी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। अगर मैं सामाजिक हितधारकों की बात होगी तो सामाजिक दायित्व क्या सामाजिक उत्तरदायित्व के रिलेटेड तो होगा ना। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक समाज से रिलेटेड अगर हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग तो करेंगे ना। थर्ड है हमारा उपभोक्ता, अंधारक, आपूर्तिकर्ता और ऋणदाता इत्यादि, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो वो हमारे आते हैं हितधारक, हित समूह है, ठीक है। वो हितधारक है ना, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता होते हैं वो हित
समूह के लिए, हित के लिए, अपने हित के लिए कहीं से भी ऋण लेते हैं। फिर लास्ट का क्या बच गया हमारा, वे नैतिक सिद्धांत जो सही गलत हैं परिभाषित करते हैं। किसको करते हैं, व्यवसाय के नैतिक आचार को। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो प्रिंसिपल है, वो अगर हमारे सही है या गलत है, उसका जो इफेक्ट होता है किस चीज़ पे पड़ता है, एक बिजनेस के ऊपर ही तो पड़ता है ना उन चीज़ों का इफेक्ट। तो ये तो थे हमारे 10th का, जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी हमारा डी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है हमारा, यूएस डॉलर के बाद निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एसडीआर मूल्य को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है हमारे ये रे, जापानी, चीनी युआन, जीरो एंड ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जीरो। उसके बाद है 12th, निम्नलिखित कीमत निर्धारण नीतियों में से किस में इसमें जो होता है, कोई भी फर्म उत्पाद के लिए उच्च प्रारंभिक कीमत वसूल करती है और जब उच्च कीमत पर मांग संतुष्ट हो जाती है तो समय बीतने के साथ इसकी कीमत घटा देती है। क्या है कि जो कोई भी किसी भी फर्म में एक बिल्कुल हाई क्वालिटी की जो फर्स्ट लेवल की जो होती है कीमत जो वसूल करती है, और जब उच्च कीमत पर उसकी मांग संतुष्ट हो जाती है तो जब टाइम बीतता जाता है तो इसकी कीमत घटा देती है। इसका क्या मतलब होता है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है चरम भार पर कीमत निर्धारण। सेकंड, वृद्धिशील कीमत निर्धारण क्या हमारा, क्षिप्रता, जो हमारा क्षिप्रता, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा 3rd क्वेश्चन है, क्रेता सावधान नीति का अर्थ क्या है। क्रेता सावधान यानी कि क्रेता को अलर्ट करने वाली जो नीति होता है उसका क्या है। फर्स्ट, क्रेता को समय से पहले भुगतान कर देना चाहिए। क्रेता को अपनी खरीद से पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए। सेकंड। थर्ड है हमारा, क्रेता संपूर्ण भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा। फोर्थ, क्रेता किसी भी कीमत के लिए क्या होगा, जिम्मेवार नहीं होगा। तो हमारा इसका थर्ड का जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कि क्रेता को अपनी खरीद की सभी पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए। कैसे, अब अगर हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो क्या करेंगे, तो जो हमारा सेलर होता है जहाँ से हम खरीद रहे हैं, तो वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हमें बेवकूफ़ बनाने की सोच भी नहीं सकता है। तो क्या रहेगा, तो यही होगा कि भी हमें अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में पता है तो हम क्या करेंगे, तो अलर्ट वाली चीज़ होगी ना, तो क्रेता पहले से ही अलर्ट हो जाता है, तो अपनी चीज़ों के लिए क्या होता है, उसको मतलब घुमाए फिरा नहीं जाता, वो अपने अच्छे से चीज़ को परचेज करता है। उसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों के दायरे के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान से देखिएगा, 2002 के अंतर्गत नहीं आता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है हमारा। आप एक चीज़ कीजिए, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक मिनट मैं दोबारा से बताती हूँ। आप एक बात देखिए, प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन करने का मतलब यही नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है एज वैसा ही आएगा, नहीं। ये क्वेश्चन जो होता है घुमा फिरा के भी हो सकता है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे दो तीन क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि भाई 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन सा जो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बना लीजिए, आप अंतर्गत नहीं आता की जगह पे लिख लीजिए अंतर्गत आता है। तो इसमें से जो नहीं आता है उसको तो हम अलग रख देंगे, बाकी के जो है वो 3 हम याद कर लेंगे कि भाई ये हमारे आते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि तीनों ऑप्शन सेम दिए हों, उनमें से एक भी दे सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है नहीं आता है, कहीं पे पूछ ले कौन सा अंतर्गत है जो इसके अंतर्गत आता है ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, तो वो हमें याद रखना होता है। देखिए चलिए, फर्स्ट हमारा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकना। थर्ड, बौद्धिक संपदा के उत्पादन एकाधिकारवादी अधिकारों को रोकना। डी, विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना। तो 14 का हमारा जो आंसर होगा वो है सी, बौद्धिक संपदा के उत्पन्न एकाधिकारी अधिकारों को रोकना। जो ये है वो हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम 2002 के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें मिल जाएंगे। मैंने पहले भी पढ़ा होगा, तो उनको
प्लीज़ जो कोई भी प्रोसेस है, कैरेक्टर्स है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा अगर आप साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमें आगे जाके फिर उस चीज़ में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ये पूछ ले कि जो हमारा यहाँ पे ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है वो 2002, अगर ये पूछ ले कि 2002 को जो अधिनियम बनाया गया था वो कौन सा था, वो था प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के दायरे के अंतर्गत आता है। तो इसमें तो ये सभी आते हैं भाई, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी होता है, सिर्फ सी को छोड़ के बाकी सभी, तो उनको ऐसे याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद 15 हमारा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूर्णता वक्त आती है और बनी रहती है। आई मीन ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें बड़े जो पैनल्स, आई मीन जो पैमाने होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादन होता है, पूर्णतः वक्त होता है। तो फर्स्ट है जब फर्म बहुत छोटी और अत्यधिक विशेषीकृत होती हो। सेकंड, जब आदानों को किराए पर लेने के लिए फर्म के निर्णय के परिणाम स्वरूप आदान लागत में वृद्धि नहीं होती हो। थर्ड, जब फर्म बहुत बड़ी और अति विविधीकर हो। डी, जब किसी भी इकाई का उत्पादन करने की दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है। तो 15 का हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, डी। तो जब भी हम निम्नलिखित, आई मीन जब भी कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस पर जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन जो होता है पूर्णतः वक्त आती रहती है, तो उसमें क्या होता है, मतलब जो कोई भी इकाई का उत्पादन होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर होएगा और उसका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ वो गिरता भी तो है ना, गिरने भी तो लगती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। उसके बाद हमारा 16 है, हम सिर्फ डेली के 20 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि आपको हर एक कोई ऐसे भी टीचर है जो साथ के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ाया, फटाफट ये रीड आउट करवाए और बता दिया भाई ये सही है। अब अगर हम ऐसे तो रट्टे तो हम बुक से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए भाई ये ऑप्शन क्यों है और ये ऑप्शन क्यों नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों की थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन की थ्योरी बना के उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर निकल जाता है। वो तो सिंपल सी बात है ना। तो मैं ऐसा नहीं है कि फटाफट करवाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि इसने पूछ क्या रखा है, उसके बाद इसके ऑप्शन की भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, अगर ये सही है तो क्यों है और ये गलत है तो क्यों है, और ये गलत है तो इसमें से और हर एक क्वेश्चन में से मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैं बनाऊँ एक क्वेश्चन के अंदर से। अगर आप ध्यान रखिए, आप मेरी आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप कहीं से भी रीड कर रहे हैं, कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से डाउट्स जो है आपके वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो सकें और आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके देखें। हमारे पास ऐसी बात नहीं कि 6 महीने में हर साल में पेपर होता है तो उस चीज़ को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं हम अपने अच्छे से। तो हमारा 15 है, तो आई होप आपको प्लीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, आपको कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। तो 16 हमारा क्वेश्चन है, सुगम को किस अन्य रूप के नाम मतलब जाना जाता है, या ये भी पूछ सकते हैं सुगम को अन्य किसी नाम से और उसे भी किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो हमारा जो सुगम को जो अन्य किसी नाम से जाना जाता है वो क्या हमारा ITR 4 के नाम से जाना जाता है। या फिर ये भी पूछ लेते भी ITR को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया ना दूसरा सुगम, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे ही हो गए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टीन हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीमत जो होती है भेद की पूर्वेक्षा नहीं है, पूर्वेक्षा नहीं है। फर्स्ट है, फर्म के पास एकाधिकार शक्ति अवश्य होनी चाहिए, और एक मिनट सॉरी, 16 के बाद हमें 17 करना था, मैं 24 पे आ गया, आई एम रियली सॉरी प्लीज़। किस आधार पर सरणी विकल्प चैनल अल्टरनेटिव का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। किस जो कौन सा ऐसा बेस होता है जो सारणी जो मतलब कि विकल्प होता है जिसमें चैनल जो अल्टरनेटिव होता है उसका एवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा आर्थिक मापदंड इसमें तो हो सकता है, नियंत्रण मापदंड नहीं, इसमें भी नहीं, अनुकूल मान नहीं, संचयन मानदंड के अंदर क्या होता है इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा 18 है, निम्नलिखित में से हमें ये देखना है भी कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, हैज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते क्या,
सोचिए प्लीज़, हैज़ फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड नहीं होते क्या? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ये कथन क्या है? ये कथन जो है वो सही है। आप खुद भी दिमाग लगाओ ना, जो हैज़ फंड होते हैं म्यूचुअल फंड नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते? हैज़ फंड म्यूचुअल फंड ही तो होते हैं, हैज़ फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। तो हमें सिर्फ इसमें से क्या करना है, तो हम ये ऐसे ही तो पजल होते हैं। इसमें से पूछा बस यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हैज़ फंड म्यूचुअल फंड एक्चुअल में नहीं होते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। हैज़ फंड जो होते हैं लोगों को क्या किए जाते हैं, बेचे जा सकते हैं। क्या बेचे जा सकते हैं क्या हैज़ फंड? लोगों को भी बांटो, ले लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड में निवेश वाले करने के लिए जो विभिन्न शुल्क और खर्च अनिवार्य रूप से चुकाने होते हैं, बिल्कुल डी हमारा है। म्यूचुअल फंड निवेश निर्णय को पैमाने की बचत इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उपलब्ध कराते हैं। वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, आप इस पे से भी 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। हमें बोला कि भाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बाकी तो सभी कथन सही है ना, लेकिन जो हमारा बी है, जो अलग से ही कॉमन सेंस की बात है यार। म्यूचुअल फंड लोगों को थोड़ी ना बेचे जाते हैं ऐसे कि भी ले लो, आलू टमाटर के भाव थोड़ी ना कि ले लो आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। 19 का है हमारा, ऐसी संगठन संरचना जो कार्यनीति संरचना और प्रबंध का अनूठा संयोजन दर्शाती है कहलाती है। कौन सी होती है? मुक्त स्वरूप संगठन, आभासी, समस्तरीय और नेटवर्क। तो हमारा जो 19 का ऑप्शन है वो हमारा सी, नेटवर्क संगठन। ठीक है। 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अभिप्रेरणा शक्ति के प्रयासों के स्तर संतुष्टि प्रदर्शन के बराबर नहीं होता है, प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट, पोर्ट लोरल मॉडल, वुर्म का प्रत्याशा मॉडल, XY सिद्धांत और एडम समता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा शक्ति या प्रयासों का स्तर जो होता है वो क्या होता है? संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होता है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये जो हमारी डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना +1 से लेके MCOM तक, PG तक, तो डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा। अब इतनी सारी डेफिनेशन तो याद नहीं होंगी, तो आप जब भी नोट्स बना रहे हो, खुद से भी बना रहे हो या किसी यूट्यूब टीचर्स के थ्रू बना रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई हाँ मेरे चैनल से पढ़ो। अगर आपको जिस भी टीचर का अच्छे से समझ में आता है तो उस टीचर्स के जब वो पढ़ा रहा होता है तो साथ के साथ आप नोट्स उतारे खुद की भी। ये नहीं कि भी टीचर ने जो बोला है सिर्फ वही नोट्स, नहीं, आप अपनी खुद की भी सोच, खुद का भी दिमाग लगाओ कि आपको किस तरीके से वो तैयार करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से कर सके। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, सन ईयर्स तैयार कर सकते हैं, किस किस ऑथर्स ने दी हैं, कौन सी बुक लिखी है, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो 20 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। जो पोर्ट लोलर का जो मॉडल था उसने क्या कहा था? जो हमारा ये पोर्ट लोलर है उसका जो मॉडल था, उसने अपने मॉडल में क्या कहा था? जो एक अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा हमारी क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अभिप्रेरित होना बहुत ज़रूरी है, यानी मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या बोला था कि जो अभिप्रेरणा जो शक्ति है वो प्रयासों का स्तर जो होता है वो संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो था हमारा लास्ट का क्वेश्चन कि हमें 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।